हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। चलिएगा, अपन 7 नंबर मॉडल पेपर पढ़ रहे थे संजीव डेसोरक का, और उसकी अपन ने एक क्लास कंप्लीट भी कर ली है। आज अपन दूसरी क्लास लेके आए हैं। पहली क्लास कैसे लगी पहले तो ये कमेंट करके बताएं, और पीछे वाली आप कंटिन्यू क्लास देख रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी जस्ट आपके लिए 1-2 दिन में आपके लिए एक बढ़िया सी क्लास लेके आएंगे कि पेपर को कैसे हल किया जाता है, वो भी आप देखिएगा अच्छे से। कई बार कमेंट आ जाते हैं मेरे पास में कि सर जी हमें क्या है, थोड़ा डर लग रहा है एग्जाम का, तो वो भी दूर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप कंटिन्यू क्लास देखते आ रहे होंगे। और आपकी साइंस की MCQs की क्लास चल रही है, भाई संदीप सर करवा रहे हैं आपको। बहुत बढ़िया उन्होंने क्वेश्चन बनाए हैं, 100 MCQs बनाए हैं, ताकि आपका जो बड़े क्वेश्चन तो आप कर पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन छोटे क्वेश्चन में आपकी दिक्कत रहती है कि इसमें ऑप्शन दिए जाते हैं और ऑप्शन टिक गलत हो गया तो गलत, 1 नंबर पूरा कट जाता है। तो इस हिसाब से अपन ने MCQs की क्लास रखी है साइंस की। और अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, अच्छी क्लासें शेयर करते हैं, तो इसके बाद में 100 क्वेश्चनों को बढ़ा के आपका लेवल बड़ा भी कर दिया जाएगा, जैसे 500 क्वेश्चन कर दिए जाएंगे साइंस में। और जस्ट ही आपके मैथ की भी MCQs लेके आने वाले हैं और बड़ी क्लासें भी लेके आएंगे। तो चलिएगा, बने रहिएगा इनोवेशन स्टडी चैनल के साथ में। और आज की क्लास का पहला ही क्वेश्चन उठा लीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा आपको क्या दिया गया है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस में 1, 6q प्लस में 3, 6q प्लस में 5 के रूप का होता है, जहां कोई q कोई पूर्णांक है। q क्या है? कोई पूर्णांक है। अब इसको अपन करते कैसे हैं? आप विभाजन एल्गोरिथम पर में जानते हैं क्या होता है। सबसे पहले तो मैं वो लिखता हूं यहाँ पे, विभाजन एल्गोरिथम में क्या होता है। सॉल्यूशन विभाजन एल्गोरिथम पर में, विभाजन एल्गोरिथम पर में क्या होता है, a इजिकल टू BQ प्लस में R होता है। a इजिकल टू BQ प्लस में R होता है, जहां पे R शेषफल होता है। शेषफल का मान हमेशा B से छोटा होता है और 0 से ग्रेटर देन और इक्वल होता है। यहां पे देखिएगा R शेषफल होता है, यानी जिस नंबर से अपन किसी संख्या को भाग दे रहे हैं, शेषफल हमेशा उससे छोटा बचेगा, या शेषफल क्या माइनस में बचेगा? कभी भी माइनस में नहीं बचेगा। या तो पूरा पूरा भाग जाएगा तो शेषफल 0 बचेगा, और अगर पूरा पूरा भाग नहीं जाता है तो B से हमेशा छोटा बचेगा और 0 से हमेशा बड़ा भाग इसका शेषफल बचेगा। तो ये कंडीशन हो गई। अब आपको यहां पे दिया गया है, अपन लिखेंगे यहां क्या दिया गया है, B का मान आपके पास में 6 दिया गया है। यहां पे B का मान कितना दिया गया है? 6 दिया गया है। तो अब देख लीजिएगा, B एक क्या है? सम संख्या है, एक सम संख्या है। तो R का मान कितना होगा? R का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, और 4 भी हो सकता है, 4 हो सकता है, 5। क्या 6 होगा क्या R का मान? R का मान कभी भी 6 नहीं होगा। 6 होगा ना तो यहां पे भाग पूरा पूरा एक बार और चला जाएगा। तो R की कंडीशन आपके पास में ये आ गई। अब आपके पास में संख्या क्या क्या बन सकती है? परमेय के द्वारा आपके पास में संख्या बन सकती है। परमेय से संख्या होगी, परमेय से संख्या होगी यदि आपने R बराबर 0 लिया है। यदि R बराबर आपने 0 लिया है तो संख्या क्या बनेगी? संख्या बन जाएगी आपके पास में a इजिकल टू 6q। a इजिकल टू 6q बनेगा। R बराबर आपने 1 ले लिया, R बराबर आपने 1 ले लिया तो a बराबर क्या बनेगा? 6q प्लस में 1 बनेगा। अगर R बराबर आपने 2 ले लिया तो a इजिकल टू क्या बनेगा? 6q प्लस में 2 बनेगा, 6q प्लस में 2 बनेगा। सिमिलरली R बराबर आपने ले लिया 3 तो a बराबर क्या बनेगा? a बराबर बनेगा 6q प्लस में 3, और R बराबर आपने ले लिया 4 तो a इजिकल टू 6q प्लस में 4 बनेगा, और R बराबर आपने ले लिया 5 तो ये कंडीशन बन जाएगी a इजिकल टू 6q प्लस में 5। ये टोटल कंडीशन आपके पास में बनेगी। लेकिन मैंने यहाँ पे एक बात लिखी है कि 6 एक सम संख्या है। 6 एक सम संख्या है। जब कभी भी
किसी सम संख्या का भाग किसी सम संख्या में लगाते हैं, किसी सम संख्या में लगाते हैं तो हमेशा ही शेषफल क्या बचता है, हमेशा ही शेषफल कितना बचता है, सम संख्या बचता है। जैसे मैंने उठा लिया है 14, मैंने 14 एक सम संख्या है, इसमें मैं 6 का भाग लगा रहा हूं, दोनों ही सम है ना, तो 6 दूनी 12, शेषफल कितना बचेगा 2, शेषफल कितना बचेगा 2 बचेगा, यानी आपके शेषफल आ गया 2। कोई दिक्कत नहीं, कोई उठा लीजिएगा, 26 उठा लीजिएगा, जिसमें भाग पूरा पूरा नहीं आ रहा है, 26 उठा लीजिएगा, 6 चौका 24, 6 चौके 24, कितना बचेगा 2 शेषफल बचेगा। तो यहां से क्या रिजल्ट आता है, किसी भी सम संख्या में अगर सम संख्या का भाग लगाते हैं तो शेषफल हमेशा सम बचता है, तो शेषफल हमेशा सम बचता है। और किसी भी विषम संख्या में सम संख्या का भाग लगाते हैं तो हमेशा शेषफल विषम बचता है। जैसा कि यहां पे आप देख पा रहे हैं, 15 में मैंने 6 का भाग लगाया, 6 दूनी 12, शेषफल बच गया 3, शेषफल बच गया 3। 11 हमारे पास में है, 11 में 6 का भाग लगाया, 6 एकम 6, बच गया 5, शेषफल बच गया हमारे पास में 5। यानी विषम संख्या में सम संख्या का भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना बच रहा है, तो शेषफल हमारे पास में बच रहा है विषम बच रहा है। तो यहां से मैं एक लाइन लिखूंगा, वो भी आपको भी लिखना है एग्जाम में, ताकि एग्जामिनर को अच्छे से पता चल जाए कि बच्चे को क्या है बेसिक आता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से लिखेंगे, यदि किसी सम संख्या का भाग विषम संख्या में दिया जाता है तो हमेशा शेषफल विषम बचता है। क्या बचता है, विषम संख्या बचता है। इसलिए यहां पे 6q प्लस में 1, शेषफल कितना है 1 क्या है, विषम संख्या है। विषम संख्या वह संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, तो इसलिए 6q प्लस में 1, 6q प्लस में 3 और 6q प्लस में 5, 6q प्लस में 5 के रूप की सभी संख्याएं विषम होगी। विषम संख्या, विषम धनात्मक पूर्णांक होगा, विषम धनात्मक पूर्णांक होगा। दैट इज क्लियर। यही आपको बताना था कि ये क्या है, एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। क्या सेटिस्फाई हुए इस बात से? मैंने आपको प्रूव करके बताया अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं रही होगी आपको। ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है। चलिएगा, और ये जो बाकी बच गया ना आपके पास में 6q प्लस में 2, 6q प्लस में 4, ये सारी की सारी ये है सम संख्या है। क्या है, सम संख्या है, और आपको तो विषम बताना है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं हैं। आपको शून्यकों का योग यानी आपको दे दिया अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, माइनस का 1/4। वह आपको दे दिया अल्फा डॉट बीटा, और अल्फा डॉट बीटा का मान कितना है, 1/4 है। अपन जानते हैं कि द्विघात बहुपद हो जाएगा हमारे पास में। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला आ जाएगा kx² माइनस में अल्फा प्लस बीटा डॉट एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा। तो यहां से आएगा kx² माइनस में अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, माइनस का 1/4 x प्लस में 1/4। तो माइनस और माइनस क्या बन जाएगा, माइनस और माइनस आपके पास में बनेगा प्लस, तो ये बनेगा k और x² प्लस x/4 प्लस में 1/4। तो अब मैं यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ। नीचे आपने ले लिया, नीचे एलसीएम ले लिया 4, k बाहर चल रहा है, x² प्लस में
4x की स्क्वायर, इसके साथ में गुणा होगा 4x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1, तो ये कंडीशन बनेगी आपके पास में k/4 और ये बनेगा 4x की स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1। अब आपको क्या करना है, लेट k डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 1, k डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 1, तो ये कंडीशन बनेगी 4x का स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1 एक द्विघात बहुपद है, एक द्विघात बहुपद है। तो यहां तक नोट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं रही होगी आई होप। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में 6 नंबर कि अनुपातों a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रेखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। आपको इक्वेशन दी गई, संगत है या असंगत है। अब संगत की 2 कंडीशनें होती हैं, कौन कौन सी, और असंगत की 1 कंडीशन होती है। जब लाइनें एक दूसरे को काटती हैं, जब लाइनें एक दूसरे को काटती है यानी उसका अद्वितीय हल होता है, वहां पे संगत होता है। यानी a1/a2 नॉट इक्वल है b1/b2, वहां पे संगत। जब लाइनें एक दूसरे के ऊपर विद्यमान है, संपाती है, एक दूसरे के ऊपर विद्यमान है, तीनों ही कंडीशन बराबर हैं, तो क्या है, संगत हल है। अगर पहली 2 कंडीशन बराबर है लेकिन तीसरी कंडीशन बराबर नहीं है, यानी दोनों लाइनें पैरेलल जाएगी, एक दूसरे के समांतर जाएगी, तो वहां पे असंगत की कंडीशन आती है बेटा। तो चलिएगा अपन यहां पे कंपैरिजन कर लेते हैं। a1/a2 का मान लिखते हैं, यहां पे a1 यहां लिखेंगे, यहां a1 का मान कितना है 2, b1 का मान कितना है -3 और c1 का मान कितना है -8। इस साइड में लेके जाएंगे उसको, तब कंपैरिजन करेंगे। कौन सी इक्वेशन से, ax प्लस में by प्लस में c इज इक्वल टू 0, इससे कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पे इसी प्रकार से a2 का मान कितना होगा, a2 का मान 4 है, b2 का मान कितना है -6 है, c2 का मान कितना है -9 है। ये तो आप जान ही गए होंगे। a b c क्या है, जो x के गुणा में होता है वो a1 a2 होता है, जो y के गुणा में होता है वो b1 b2 होता है, और जो कांस्टेंट होता है, जो अचर होता है, वो क्या होता है, c होता है। तो बेटा यहां से अपन लिखेंगे a1/a2 यानी 2/4, इसको काट दो 1/2, ये है b1/b2 माइनस के 3/-6 काट देंगे, 1/2 बचेगा। और c1/c2 माइनस के 8/-9, और ये हो जाएगा माइनस से माइनस कटेगा 8/9। तो यहां से कंडीशन आएगी कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 के। देख लो दोनों इक्वल है, 1/2 बराबर है, और नॉट इक्वल है c1/c2 के, नॉट इक्वल है c1/c2 के। क्या 1/2 8/9 के बराबर है? क्या 1/2 8/9 के बराबर है क्या? तो नहीं है। तो अपन यहां पे क्या लिखेंगे, अतः दोनों रेखाएं समांतर होगी। क्या होगी? समांतर होगी। और रैखिक समीकरणों के युग्म, और हल क्या होगा? हल असंगत होगा। इसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा तो हल क्या होगा? असंगत होगा। हल होगा असंगत। समझ में आया? अब चलते हैं, इसका नेक्स्ट है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड यानी फैक्टराइजेशन मेथड, इसके गुणनखंड करने हैं, फैक्टर करने हैं। बाहर वालों का गुणा बीच वाले को जोड़ना या घटाना, बीच वाले को जोड़ना और घटाना होता है बेटा। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, देख लीजिएगा, यहां से कंडीशन रहेगी कि गुणा करने पे 100 एकम 100x की स्क्वायर आना चाहिए, और जोड़ने और घटाने पे माइनस का 20x आना चाहिए। ऐसे कोई 2 नंबर बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। तो यहां पे आएगा 100x की स्क्वायर। पहले के साथ में कुछ नहीं करना, कुछ भी गड़बड़ नहीं करना, दूसरे के साथ में करना है, तीसरे के साथ में कोई गड़बड़ नहीं करना। तो मैंने यहाँ पे 20 को क्या लिख दिया, माइनस के 10x और माइनस के 10x, यानी माइनस के 10x और माइनस के 10x को जोड़ेंगे तो माइनस का 20x होगा। माइनस और माइनस को जोड़ते हैं तो माइनस ही रहता है, साइन चेंज नहीं होता। और प्लस का क्या है, 1 बराबर 0।
फर्स्ट दो से क्या कॉमन आ रहा है, फर्स्ट दो से आपने 10 कॉमन ले लिया, x भी कॉमन ले लिया, तो यहां पे बनेगा 10x, यहां पे बनेगा 10x माइनस में 1, और माइनस का मैंने 1 कॉमन ले लिया। क्यों लिया माइनस का 1 कॉमन, कि ये जो कंडीशन है वही कंडीशन यहां पे बनानी होती है, तो माइनस का कॉमन ले लिया, तो ये माइनस का 10x है, ये तो हो जाएगा प्लस का 10x, और ये प्लस का ये हो जाएगा माइनस का 1, और बराबर 0, बराबर 0। अब दोनों से क्या कॉमन आ गया, यहां से आ गया 10x माइनस में 1, और यहां से आ गया 10x माइनस में 1 बराबर 0। एक बार तो इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, तो यहां से 10x माइनस में 1 बराबर 0 या 10x माइनस में 1 बराबर 0। तो बेटा यहां से 10x इज इक्वल टू माइनस का 1 इस साइड जाएगा तो प्लस का 1 बन जाएगा। सिमिलरली यहां से 10x इज इक्वल टू माइनस का 1 इस साइड जाएगा तो प्लस का 1 बनेगा, और x का मान कितना आएगा 1/10, x का मान कितना आएगा 1/10, और यहां पे भी x का मान कितना आएगा 1/10। 10 यहां पे गुणा में है, दूसरी साइड जाएगा, दूसरी साइड जाएगा तो भाग में चला जाएगा, अतः लिखेंगे अतः हमारे पास में द्विघात बहुपद के मूल हो जाएंगे 1/10, 1/10 होंगे। द्विघात बहुपद के मूल क्या होंगे 1/10, 1/10 होंगे। यहां तक लीजिएगा स्क्रीनशॉट। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में कि DVAP के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A सार्वयंत्र D का मान आपको दिया गया है। तो प्रथम 4 पद लिखने, प्रथम 4 पद देखिएगा AP चलती किस प्रकार से। आपके पास में इसका जो प्रथम पद होता है वो A होता है, प्रथम पद A होता है, द्वितीय पद होता है A2 होता है, अपन लिखते हैं A प्लस में D। तीसरा पद होता है A3 को लिखते हैं A प्लस में 2D, A4 चौथा पद होता है, उसको लिखते हैं A प्लस में 3D। अब एक यहां से मीन्स निकल के आता है कि A2 है यहां पे तो D आएगा 1, यहां पे A3 है तो D आएगा 1 कम। क्या आ रहा है 1 कम, यहां पे भी 1 कम आया, यहां पे A4 है तो यहां पे क्या करेंगे 1 कम यानी 3D। इस प्रकार से चलती है AP होती है जिसके बीच का 2 अंक, जो फर्स्ट और सेकंड 2 नंबर आ गया, सेकंड और थर्ड 2 नंबर आ गया, थर्ड और फोर्थ 2 नंबर आ गया, फोर्थ और 5 2 नंबर आ गया, तो इनके बीच का जो अंतर होता है ना सार्वयंत्र D, वो हमेशा इक्वल होता है D में AP में। तो यहाँ पे A का मान कितना है -1, तो प्रथम पद ये हो गया। द्वितीय पद का क्या बनेगा माइनस का 1, और प्लस में D का मान कितना है 1/2, तो ये बन जाएगा माइनस का 1/2। कैसे बनेगा सर जी, हमें तो सॉल्व करके बताइए। कोई बात नहीं बेटा, सॉल्व करके बताएंगे, क्वेश्चन उठता है ये। तो यहाँ पे अपन ने क्या कर लिया, इनका एलसीएम ले लिया 2, तो माइनस के 2 प्लस का 1 बचेगा, 2 1 कम 2, माइनस का 2 बनेगा प्लस का 1, माइनस का 1 बच गया ऊपर और प्लस के नीचे है 2, तो माइनस का 1/2। इसी प्रकार से माइनस का 1 प्लस में 2 गुणा D का मान है 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, रिजल्ट कितना आएगा माइनस का 1 प्लस का 1, दोनों माइनस प्लस कैंसिल होकर 0 बनेगा। ये बनेगा -1 प्लस में 3 गुणा D का मान रख दिया 1/2। अब देख लेते हैं यहाँ पे माइनस का 1 प्लस में 3 का गुणा ऊपर चला जाएगा 3/2। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आपके पास में आएगा माइनस के 2 तो माइनस का आएगा 2, माइनस का क्या आएगा 2 प्लस का 3, तो यहाँ पे बचेगा प्लस का 1 बचेगा अपॉन में 2, तो प्रथम 4 पद हो जाएंगे माइनस का 1/2, 0 और 1/2 आपके पास में ये प्रथम 4 पद हो जाएंगे AP के। अब अगला क्वेश्चन है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, 15 गुणज, 8 के गुणज यानी 8 की टेबल में, जैसे 8 × 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौके 32, 8 5 40, इस प्रकार से इसके ये 15 गुणज क्या लेके आने, हमें योग लेके आना है, सम लेके आना है। तो बढ़िया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अपन AP बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा AP, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा AP क्या बनेगा 8 का पहला गुणज 8 ही है ना, 8 × 8 भाग जा रहा है, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौके 32, 8 5 40,
8 6 48, 8 7 56, इस प्रकार से क्या चलेगी, एपी चलेगी। तो यहाँ पे A1 का मान कितना है 8, A2 का मान कितना है 16, तो D कॉमन डिफरेंस D का मान कितना आएगा, A2 माइनस में A1, A2 का मान कितना है 16 माइनस में 8 यानी 8 बचेगा, 16 माइनस में 8 यानी 8 बच जाएगा। तो हम जानते हैं कि n पदों का योग का फॉर्मूला होता है n बटा 2 और ये होता है 2a प्लस n माइनस में 1 इंटू डी। तो एस एन इज इक्वल टू n का मान यहाँ पे हमें गिवन है, n का मान प्रथम 15 गुणजों का यानी n का मान आपको दिया रखा है 15, यहाँ पे लगाएंगे 15, यहाँ पे लिखेंगे 15/2, 15/2, 2 गुणा a का मान कितना है 8 प्लस 15 माइनस में 1 गुणा d का मान कितना है, d का मान देख लीजिएगा कितना है, d का मान है आपके पास में 8। तो s 15 इज इक्वल टू 15/2, 15/2, 8 दूनी 16 प्लस 15 माइनस में 1 14, 14 5 70, 8 चौके 32, 8 चौके 32, 8 और 3 11, 14 8 112, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास में 112 है, 15/2 ये बनेगा और इसमें जोड़ देते हैं 12 और 128, ये बनेंगे 18, 18 10 28, 128 और इसको काट दो, 2 एकम 2 और 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 64, 64 होएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 64 का गुणा 15 के साथ में, 15 गुणा 64, 15 का गुणा 64 के साथ में करेंगे तो 15 चौके 60, 6, 15 छिके 90, 90 और 6 96, 90 और 6 96 यानी 960 आएगा। कितना आएगा 960 आपके पास में इसका सम आ जाएगा प्रथम 15 गुणजों का, प्रथम 15 गुणजों का सम आपके पास में आएगा 960। तो यहां तक कीजिएगा, लीजिएगा स्क्रीनशॉट। चलते हैं बेटा नेक्स्ट पे। अब चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है कि माना ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB आपको 6 सेंटीमीटर दिया गया है, BC आपको 8 सेंटीमीटर दिया गया है, B पे 90 डिग्री का कोण है, B से AC पर BD लंब है, बिंदुओं BCD से होकर जाने वाला एक वर्त खींचा गया है, A से इस वर्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। ये क्वेश्चन आपका 11.2 से है, ठीक है। तो बढ़िया क्वेश्चन बनता है भी, ये आपके एक्सीलेंट में भी दिया गया है और यहाँ पे भी आ गया है। तो देख लीजिएगा अपन क्या करते हैं, सबसे पहले एक BC 8 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचते हैं। BC मैंने एक 8 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचा और रेखाखंड खींचने से पहले मैं एक वर्त बना लेता हूँ, ठीक है। वर्त चलिएगा रेखाखंड खींच लेता हूँ, यानी आपके पास तो वहाँ पे प्रकार होगा, कोई दिक्कत नहीं, आप तो इस प्रकार से वर्त खींचोगे तो अच्छा बन जाएगा। और इस पे आपको क्या करना है 90 डिग्री का एंगल बनाना है। BC आपने ये BC रेखाखंड खींचा है, B और C कितना सेंटीमीटर है 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींच लिया। अब B पे क्या है 90 डिग्री का एंगल बनाना है, या तो आप D की सहायता से बना सकते हैं या आप प्रकार की सहायता से बना सकते हैं। प्रकार की सहायता से बनाएंगे तो D तो आप इस प्रकार से यहाँ पे रख के बना दोगे, D तो यहाँ पे रख के आप अच्छे से बना दोगे। लेकिन अब क्या करते हैं, आपके पास प्रकार होगा, प्रकार की सहायता से इस प्रकार से एक चाप काटेंगे। इस प्रकार से आपने कोई चाप काट दिया, जैसा कि इस तरीके का काट दिया। काटने के बाद में जितना ये अपन खुला रखते हैं ना, जो चाप लगाया है हमने उतना ही खुला रखते हुए पहला चाप 60 डिग्री पे और दूसरा चाप 120 डिग्री पे, ये यहाँ पे 60 डिग्री पे, ये 120 डिग्री पे लगेगा। लग गया। अब अपन क्या करते हैं, यहां से एक चाप काटते हैं और यहां से भी अपन एक चाप काटते हैं। तो जहां पे ये दोनों आर्क एक दूसरे को काट रहे हैं, जहां पे ये दोनों आर्क एक दूसरे को काट रहे हैं ना, तो उनको अपन क्या करेंगे, उसको मिला देंगे, उसको इस प्रकार से लाइनिंग खींच देंगे, एक खींच दिया। ये क्या बन गया, एक 90 डिग्री का कोण बन गया। क्या बन गया 90 डिग्री का कोण बन गया यहां पे, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, ठीक है, B से AC पे एक लंब डालेंगे और लेकिन हमारे पास में AB कितना दिया गया 6 सेंटीमीटर दिया गया। A किस रेखा पे आएगा, इस रेखा पे आएगा। सपोज करो आपके पास में बिंदु A आ गया, यहाँ पे बिंदु A आ गया यहाँ पे,
और ये आपके पास में हो गया AC। अब अपन क्या करते हैं, इसको यहां से मिला देते हैं। अब AC A को C से मिला देते हैं, A को C से आपने मिला दिया, ये आपके पास में AC प्राप्त हो गया। आपको साथ में क्या करना है, एक वर्त खींचना है। A से इस वर्त पे स्पर्श रेखा की रचना कीजिए, और वर्त है जो बिंदुओं B, C और D से होकर जाने वाला एक वर्त खींचा गया है। वर्त खींचते हैं तो यहां पे BC का समद्विभाजन करना होगा, BC का समद्विभाजन करना होगा। और BC का समद्विभाजन करेंगे किस प्रकार से, मैं इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है, ये आपको तो लिखना ही है, बाद में लिख दूंगा मैं। एक बार के लिए ये आपके पास में 6 सेंटीमीटर है, कौन सा है, AB आपके पास में 6 सेंटीमीटर है। BC का समद्विभाजन करना जानते हैं, हाफ से ज्यादा, हाफ यानी 4 सेंटीमीटर, इसका हाफ से ज्यादा यानी 5 सेंटीमीटर आप ओपन करोगे, B से रख के एक चाप लगाओगे, ऊपर एक चाप लगा दिया, नीचे एक चाप लगा दिया, तो इस प्रकार से आपने एक चाप लगा दिया। और अब क्या करोगे, C पे रख के एक चाप लगाओगे, जहां पे ये दोनों चाप काटते हैं उनको आपस में मिला दो, उनको आपस में मिला दो। तो जहां पे ये काट रहे हैं उनका अपन को क्या करना है, एक वर्त बनाना है, उनका अपन को क्या करना है, एक वर्त बनाना है। तो इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, एक वर्त बनाएंगे। अपन क्या करेंगे, इस प्रकार से एक वर्त बना दिया है, थोड़ा बड़ा बन गया है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक, थोड़ा बड़ा बन गया। ठीक, आपके पास प्रकार होगा नो प्रॉब्लम नो इश्यू, कोई इश्यू नहीं आने वाला है। आप समझेंगे सर का गलत हो रहा है, बेटा गलत नहीं हो रहा है, थोड़ा बड़ा बना इसलिए मैंने इसको छोटा कर दिया है। अपन क्या करते हैं, इस प्रकार से थोड़ा छोटा बना लेते हैं। अब सुंदर लग रहा है, शायद अच्छा ही लग रहा है। आयो, अब अपन क्या करेंगे, ये इसको सेंटर मान के, इसको सेंटर मान के अपन ने क्या किया, एक वर्त खींच लिया, एक वर्त बना लिया। अब क्या करेंगे, A को O से मिला देंगे, A को O से मिलाएंगे, और जहां पे ये वर्त इस बिंदु AC को काटेगा उसको अगर अपन B से मिलाएंगे, उसको अब अगर अपन B से मिला दें, B से मिलाएंगे तो यहाँ पे जो ये तो D बिंदु हो जाएगा, D पे क्या बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये क्या बोला इसने, क्या बोला, B से AC पर, B से AC पर BD लंब है, BD, ये BD लंब है, यानी इसका मीन्स यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। आपको बिंदु A से इस पर स्पर्श रेखा की रचना करनी है, इस बिंदु से इस पे एक स्पर्श रेखा तो आपने खींच दी, ये खींच रखी, इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ा देता हूं, ये आपने खींच रखी है पहले से, लेकिन एक और खींचनी है, तो खींचेंगे किस प्रकार से, कोई बात नहीं, आप जानते हैं अच्छे से। ये कोई आपके पास में वर्त है, इस वर्त पे इस बाह्य बिंदु A से क्या खींचनी है, स्पर्श रेखा खींचनी है। तो अपन क्या करेंगे, OA का समद्विभाजन करेंगे। OA का समद्विभाजन, हाफ से ज्यादा प्रकार को खोल, एक चाप ऊपर एक नीचे, इस प्रकार से चाप काट के जहां पे ये काटता है उसको डैश डैश से अपन क्या करते हैं, एक डैश डैश से एक अपन वर्त बनाते हैं। जहां पे ये वर्त इसको काटता है उनको अपन क्या करते हैं, A से मिला देते हैं। ये AP और AQ हमारे पास में स्पर्श रेखा की रचना हो जाती है। इसी प्रकार से यहाँ पे ये बाह्य बिंदु A है, ये इसका सेंटर पॉइंट O है। अपन AO का समद्विभाजन करेंगे, हाफ से ज्यादा प्रकार को खोलेंगे, हाफ से ज्यादा प्रकार को खोलेंगे तो एक चाप आपने यहाँ पे लगा दिया, एक चाप आपने यहाँ पे लगा दिया, A से रखोगे, एक चाप आपका यहाँ से लग गया और एक चाप आपका यहाँ से लग जाएगा, जो भी है। अब अपन यहाँ पे तो नहीं लगेगा, थोड़ा इसका हाफ करना है, यहाँ पे लग गया। अब इसको अपन क्या करेंगे, डैश डैश से मिला देंगे, इनको अपन डैश डैश से इस प्रकार से मिला देंगे जहां पे ये काट रहा है। अब इसको सेंटर पॉइंट मान के, इसको सेंटर पॉइंट मान के एक क्या करते हैं, वर्त बनाते हैं, एक वर्त बनाते हैं। इस प्रकार से डैश डैश से जो जाएगा ना, जो डैश डैश से जाएगा वो एक अपन क्या करते हैं, वर्त बनाते हैं। और जहां पे ये वर्त इसको तो टच कर रहा है यहाँ पे, यहाँ से, और इसको टच कहाँ पे करेगा, इसको टच यहाँ पे करेगा। तो अपन ने क्या खींच दिया, ये एक स्पर्श रेखा खींच दी, ये एक स्पर्श रेखा खींच दी, इसका नाम दे दिया अपन ने P बिंदु, इसका नाम दे दिया अपन ने P बिंदु। तो आपके पास में यहां स्पर्श रेखा
क्या होगी, एक तो आपके पास में AP व AB होगी, AP व AB आपके पास में स्पर्श रेखा होगी। इसमें कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है। आप जो मैंने पहले क्या खींचा है, सबसे पहले आपको AB रेखाखंड खींचना है, BC रेखाखंड खींचना है, B पे 90 डिग्री का कोण बनाना है और AB आपको 6 सेंटीमीटर लेना है। ये लिख देते हैं अपन 8 सेंटीमीटर है, ये टोटल क्या है 8 सेंटीमीटर है BC। तो आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ऐसा डायग्राम देखने से समझ में नहीं आएगा। आपने देख लिया सर जी फोटो खींच लिया हमने तो बना देंगे, बेटा आप प्रैक्टिस करोगे ना। मेन एग्जाम में क्या होता है, अगर हमारी प्रैक्टिस की हुई होती है पेंसिल की सहायता से, प्रकार की सहायता से, स्केल की सहायता से, अपन जो भी डायग्राम है वो 1-2 बार अपन बना लेते हैं तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होता है, एग्जाम में हो जाता है, तो वहाँ पे कोई गलती होने के चांस कम होते हैं, गलती होने के चांस कम होते हैं। हमारा दिमाग क्या वापस उन्हीं रफ पेज पे चला जाएगा, जब जहाँ पे अपन ने ये सर्कल बनाया था तो थोड़ा दिमाग वहाँ से हटके वहाँ पे चला जाएगा एग्जाम के टाइम कि अपन ने यार ऐसे बनाया था, ऐसे बनाया था, थोड़ा याददाश्त अपनी बढ़ जाती है। ऐसे अगर अपन प्रैक्टिस करते हैं अच्छे से घर पे, ऐसे मत कीजिएगा कि समझ में आ गया सर जी और बना के नहीं देखते हैं, तो ये सबसे बड़ी मूर्खता है आपकी। बना के आपको देखना ही पड़ेगा, 2-4 बार आप प्रैक्टिस करेंगे। और एक मैं और बता देता हूं, जैसे कि आपका ग्राफ वाला चैप्टर है ना, वो आपके ग्राफ पेज नहीं है, या अगर आपके टीचर ने बोल दिया है बेटा आपको लाइन वाले पेज पे ही ग्राफ बना के लेके आने, आवारा आपको पैसे नहीं लगाने, बर्बाद नहीं करने 5-10 रुपए, तो मैं एक बात बोलना चाहूंगा, मैंने भी ऐसे बोला कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 या 3 पेज आपको लेके आने हैं और उन पे ग्राफ बना के देखना है, ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए, वहां पे गलती होने के चांस कम हो। अब कई बच्चे तो ग्राफ को देखते घबरा जाएंगे, सर जी ये तो लाइनदार कैसे है, इसमें तो बहुत सारी लाइनें अपन कैसे बनाएंगे, तो वो आपका कंफ्यूज दूर करने के लिए मैं बोलता हूँ ग्राफ पेज लेके आइएगा और ग्राफ को अच्छे से वहां पे बनाइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक दिए गए त्रिभुज ABC के समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी है। अब 3/4 गुनी है, इसका मीन्स यहाँ पे न तो हमें त्रिभुज एक ABC की कोई भुजा दी है, न कोई एंगल दिया गया, तो अपनी मर्जी से अपन क्या करते हैं, सबसे पहले एक AB भुजा खींचते हैं। अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन एक AB भुजा खींचते हैं, खींच दिया, ये A है, ये बिंदु B है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, AB हमने खींच दिया है, इस प्रकार से यहां पे आएगा बिंदु, AB भुजा खींच दी। अब अपन क्या करते हैं, बिंदु A से प्रकार को खोल के लगभग इससे कम ज्यादा थोड़ा कर सकते हैं, एक त्रिभुज तो बनाना आता है ना सभी को, एक चाप यहां से लगा दिया और B से खोल के यहां पे एक चाप लगा दिया, तो अपन क्या करते हैं, इसको आपस में मिला लेते हैं, इसको आपस में मिला लेते हैं, ये बिंदु C आएगा। तो अपन ने क्या कर दिया, एक ABC त्रिभुज की रचना कर दी है, ABC त्रिभुज की रचना। जैसा आपके पास त्रिभुज बनेगा उसके समरूप एक ऐसा त्रिभुज आएगा। ये कोई जरूरी नहीं कि सभी का यहाँ पे सेम बनेगा, यहाँ पे न तो हमें इसकी लंबाई दी गई है, न कोई एंगल दिया गया है, तो सभी का अलग अलग बन सकता है, ये कोई जरूरी नहीं कि फिक्स सभी का एक सा ही बनेगा। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, A से न्यून कोण बनाती हुई, A से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा आपने खींच दी AX, और इस पे कितना बड़ा नंबर कौन सा है, 3/4 में बड़ा नंबर कौन सा है, 4 है, तो 4 भाग करते हैं, 1 2 3 4, और चौथे भाग को क्या करते हैं, नीचे 4 है ना, तो चौथे भाग को अपन क्या करते हैं, इससे मिलाते हैं, ये आपके पास में A1, ये आपके पास में A2, ये A3 और ये है आपके पास में A4, ये क्या है आपके पास में A4। अब अपन क्या करते हैं, A4 पे रख के इस प्रकार से एक चाप लगाते हैं, आपने चाप लगा दिया, नो दिक। अब अपन क्या करते हैं, उतना ही प्रकार को खुला रख के एक इस प्रकार से चाप लगाते हैं। अब प्रकार की सहायता से चाप की लंबाई नाप लेते हैं। अब ये यहाँ पे काट रहा है, उनको अपन क्या आगे बढ़ा देते हैं, उनको अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ा देते हैं, ये यहाँ पे काट रहा है, ठीक है, उनको आगे बढ़ा देते हैं, तो ये इसके सिमिलर जाएगा, और इसको अपन बिंदु D दे दिया, इसको अपन ने बिंदु D दे दिया। अब प्रकार को अपनी मर्जी से खोल के B पे रख के एक चाप ऐसे लगाते हैं, एक चाप थोड़ा इस प्रकार से कर लीजिएगा, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये तो बिंदु मैं D साइड में दे देता हूं इसका नाम, ये बिंदु D है, और इस प्रकार से ये चाप जाएगा आपका यहां से, उतना ही प्रकार को खुला करके एक चाप आप यहाँ पे लगाते हैं, इस चाप की लंबाई नाप लीजिएगा। अब यहाँ पे चाप की लंबाई नापेंगे
तो ये यहाँ से दोनों चाप काट रहे हैं ना, इसके इस साइड जाएगा, यानी ये क्या रेखाएं क्या जाएगी, एक दूसरे के समांतर जाएगी। ये बिंदु आपने ले लिया ई, ये बिंदु आपने ले लिया ई, ठीक, ये बना लिया। अब क्या है, दोनों ही त्रिभुज समरूप है, दोनों ही त्रिभुज समरूप। आपको रचना तो करनी पड़ेगी, इसमें रचना तो आपको करनी पड़ेगी, रचना आप कर सकते हैं आसानी से। और यहाँ पे मैं लिखूंगा कि एंगल, ये लिखूंगा DE समांतर है किसके, BC के, DE समांतर है BC के। एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। देन इस प्रकार से आगे की कंडीशन होगी कि त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC के। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का रेशो क्या होता है, इक्वल होता है। तो अपन ने लिख दिया AD अपॉन में AB इज इक्वल टू AE अपॉन में AC इज इक्वल टू DE इज इक्वल टू BC, और ये आएगा 3/4। ये कितना आएगा, 3/4। ये आपका इसका औचित्य आ जाएगा, ये इसका क्या स्पष्टीकरण आएगा, औचित्य आ जाएगा। दैट इज क्लियर, समझ में आया कैसे बनाना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, ज्यादा आपको बड़ा लेके नहीं चलना है। और रचना में मैं बता देता हूँ 4 से 5 पॉइंट आपके पास होने चाहिए, रचना कर रहे हो तो कम से कम 5 पॉइंट आपको लेने कीजिएगा नोट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके पास में कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। AB आपको 24 सेंटीमीटर दिया गया है, BC आपको 7 सेंटीमीटर दिया गया है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका 8.1 से है, 8.1 से दिया गया है आपका ये क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। तो हमें साइन A और साइन C का मान निकालना है। सबसे पहले मैं ऐसा क्वेश्चन करवाते समय यही बताता हूं कि सबसे पहले आपको समकोण त्रिभुज बनाना है, और समकोण त्रिभुज की आपके पास में तीनों भुजा होनी चाहिए। अगर तीनों भुजा नहीं है तो आप पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से तीनों भुजा ज्ञात कर लो, और तीनों भुजा ज्ञात करने के बाद में आपसे कुछ भी पूछे आप आसानी से उसको बता दोगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको यहाँ पे B पे समकोण बोल रहा है, समकोण का मीन्स होता है 90 डिग्री, तो B यहाँ पे लिख दीजिएगा। अब आपकी मर्जी है ABC लिखें, यहाँ पे A लिखें या यहाँ पे C लिखें, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन B पे समकोण होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको AB दिया गया है 24 सेंटीमीटर, कोई बात नहीं, AB 24 सेंटीमीटर है। आपको दिया गया है BC 7 सेंटीमीटर, ये कितना है, 7 सेंटीमीटर है, ये दिया गया। अब अपन लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस नाम तो सुना ही होगा, गॉस प्रमेय थ्योरम। ये होता है हमारे पास में कर्ण का स्क्वायर, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर यहाँ पे क्या है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार क्या है बेटा, 24 मान लेते हैं, 24 का स्क्वायर कर देते हैं। लंब क्या है, 7 का स्क्वायर कर देते हैं। 24 का स्क्वायर 576, 24 का स्क्वायर 576 प्लस में 7 का स्क्वायर 49, इसको ऐड करेंगे ये बनेगा 625, 625। और ये मान किसका आएगा, AC की स्क्वायर का आएगा, किसका आएगा, AC की स्क्वायर का आएगा। अब क्या बनेगा, AC बराबर यहाँ पे लगेगा रूट 625, और 625 यानी 25 सेंटीमीटर। मेरे को ये बताएं कि आप तो अच्छे से जानते होंगे कि 625 का वर्गमूल या 25 का वर्ग क्या होता है, वर्गमूल तो होता है रूट की वैल्यूज। जैसे 625 का रूट क्या होगा, 25 होगा, और वर्ग होता है किसी नंबर को 2 बार गुणा करना, यानी किसी की पावर 2, और वर्गमूल का मीन्स होता है किसी की पावर 1/2। तो यहाँ पे AC का मान आ गया 25 सेंटीमीटर, तो ये आपके पास में आ गया 25 सेंटीमीटर। अब कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी पूछ ले अपनी मर्जी से वो चाहे। अब देखिएगा साइन A का मान पूछे, अपन जानते हैं कि लाल बट्टे कक्का क्या होता है, लाल LAL और डबल KA, लाल बट्टे कक्का, LAL डबल KA, लाल बट्टे कक्का में क्या होता है, मैं पहली कंडीशन हमेशा ही साइन की होती है, साइन थीटा की, दूसरी कंडीशन हमेशा कोस थीटा की, और तीसरी कंडीशन हमेशा टेन थीटा की होती है, साइन कोस टेन, साइन कोस टेन याद रखिएगा।
तो साइन थीटा बराबर क्या बनेगा, साइन थीटा बराबर बनेगा एल बटे के, और ये बनेगा एल का मान कितना है। अब बेटा साइन थीटा का मान भूल जाइएगा, लेकिन साइन ए दिया गया है, इसमें थोड़ा ध्यान रखना है। साइन ए और साइन ए यानी ए का मीन्स यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे एंगल बन रहा है, तो थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी। तो बेटा यहाँ पे लंब का काम करेगा 7 और कर्ण का काम करेगा 25। तो एक तो आंसर ये आएगा 7/25। क्या आएगा 7/25। जबकि यहां से निकालें साइन सी का मीन्स यहां पे थीटा बन रहा है, साइन सी यानी यहां पे थीटा बन रहा है, तो इसके सामने की भुजा अपन साइन यानी लंब बटा कर्ण, और यहां पे लंब कितना है, 24 है, बटे कर्ण कितना है 25 है, तो 24/25 यानी आपके पास में 24/25 इसका राइट आंसर होगा। ये मान किसका है, साइन सी का मान है, साइन सी का मान है। एंगल के साथ में आधार और लंब बदल जाते हैं, जबकि कर्ण नहीं बदलता, लेकिन आधार और लंब थीटा के साथ में बदल जाते हैं। थीटा कहां पे बन रहा है, थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, बाकी बच गया वो आधार होता है, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। दैट इज क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित के मान निकालिए, कोस 45 डिग्री अपॉन में सेक 30 डिग्री प्लस में कोसेक 30 डिग्री। ये क्वेश्चन उठाया गया 8.2 से उठाया गया आपका। बढ़िया क्वेश्चन है, लाजवाब, करने में मजा आएगा अगर आपके टेबल याद है तो, और टेबल याद करना आपको अच्छे से आता होगा। अब अपन जानते हैं कोस 45 का मान कितना होता है, 1/√2। 1/√2 दिखने में छोटा सा है, नालायक क्वेश्चन, दिखने में छोटा है, लेकिन आगे जाके है ना थोड़ा इसमें हमें मशक्कत करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, अपना खोपड़ी को चलाना पड़ेगा। तो देखिएगा किस प्रकार से इसमें आगे जाके कंफ्यूज बनता है क्वेश्चन में बच्चों के। तो ये होता है सेक 30 डिग्री। सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, कोसेक 30 का मान होता है √3/2, लेकिन इसका उल्टा कर दो 2/√3। क्या कर दिया, 2/√3, और प्लस में सेक 30 का मान कोसेक 30 का मान होता है कोस 30 का साइन 30 का मान, और साइन 30 का मान होता है 1/2। तो अपन लिखते हैं 2/1। क्या लिख दिया, 2/1 लिख दिया। अब बेटा अपन क्या करते हैं, नीचे वाले का एलसीएम निकाल लेते हैं। नीचे वाले का एलसीएम आएगा √3, और यहां पे क्या बनेगा, 2 एकम 2 प्लस में 2√3, तो यहां पे आएगा 1/√2। यहां पे क्या आएगा 1/2, 1/√2। ऊपर वाला तो सेम का सेम लिख दिया, कुछ नहीं करना। नीचे देख लीजिएगा √3 क्या है, √3 आपने इसका एलसीएम ले लिया। अब √3 से तो कट जाएगा, लेकिन ऊपर 2 बनेगा, प्लस √3 पे 1 का भाग लगाएंगे, भागफल आएगा √3, और √3 का गुणा 2 के साथ में 2√3, कितना बनेगा 2√3। अब एक कंडीशन होती है, देखिएगा यहां से मैं लिखूं a/b और बटा c/d, इसको मैं ये लिख सकता हूं a/b गुणा d/c। क्या लिख सकता हूं, d/c लिख सकता हूं बेटा। तो ये है a, ये है b, ये है c, ये है d। तो देखिएगा मैं इसको इस प्रकार से लिखूं, क्या 1/√2 गुणा √3/2 प्लस में 2√3। अब एक बढ़िया सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। अब मैं यहाँ पे क्या है, नीचे वाली वैल्यू से, ये तो इतना समझ में आ गया। अब नीचे वाली वैल्यू से यहाँ पे 2 प्लस में 2√3 है, 2 दोनों के गुणा में ना, दोनों साइड 2 है, 2 कॉमन ले लेता हूं, क्या बनेगा, यहां से √3 लिख दिया, अपॉन में √2, और मैंने क्या किया बेटा, इसका तो कोई बात नहीं, फंडा है, इस √2 को तो मैं इस साइड में ही रख लेता हूं, लेकिन यहां से मैंने √2 को बाहर निकाले, इन दोनों से 2 को बाहर निकालिया, ये 2 बाहर गया, 1 बन गया, प्लस में ये 2 बाहर आया, इसके साथ में 1 बन गया, 1 का गुणा √3 के साथ में √3 ही बनेगा, 1 का गुणा √3 के साथ में
3 ही बनेगा। अब देखिएगा मैं एक कंडीशन लिखता हूं कि √2 बटा √2 से गुणा करूंगा। क्यों करूंगा बताइए सर जी, रीजन बताइए क्यों कर दिया आपने। अब अपन तो नहीं करेगा, लेकिन क्या करेंगे अपन, √2 को कैंसिल करने के लिए, √2 को कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, √2 से गुणा करना पड़ेगा हमें, √2 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहां से √2 का गुणा √2 के साथ में, √2 का गुणा √2 के साथ में, ये तो बन जाएगा, रूट से हट जाएगा तो ये बनेगा 2, और इसके पास में 2 है ऑलरेडी, 2 ऑलरेडी पहले से ही है, और यहां से बन जाएगा आपके पास में ये 1 प्लस में √3 है, कोई बात नहीं, मैं इसको ये लिख सकता हूं क्या, √3 प्लस में 1। अरे बेटा यही बात है, 4 प्लस में 5 या 5 प्लस में 4 बराबर है, दोनों ही इक्वल है। तो 1 प्लस में √3 को मैंने लिख दिया √3 प्लस में 1 अपॉन ऊपर क्या जाएगा, √3 का मल्टीप्लाई √2 के साथ में, रूट का 2 तिया 6 बन जाएगा। ठीक, अब मैं लिखूं यहां पे हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पे ये क्या कंडीशन होती है, हर हर महादेव, यहां पे हर का परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर तो होता है अंश होता है, और नीचे क्या होता है, हर होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं। तो अपन को क्या, डिनोमिनेटर का क्या करना है, परिमेयकरण, रेशनलाइजेशन करना है। तो क्या करेंगे, जो नीचे साइन होता है उसका विपरीत साइन लेते हैं, प्लस है तो माइनस ले लीजिएगा, और माइनस है तो प्लस ले लीजिएगा, और सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बेटा यहां पे कंडीशन बनेगी आपके पास में, √6 ऊपर ऑलरेडी है, कोई दिक्कत नहीं, 2 का गुणा 2 के साथ में बनेगा 4, और यहां पे है √3 प्लस में 1, और अपन सेम नंबर से गुणा करेंगे तो ये बनेगा √3 माइनस में 1 अपॉन में √3 माइनस में 1, √3 माइनस में 1। ये क्या है, a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी। फॉर्मूला कौन सा लगेगा बताइए, बताइए फॉर्मूला कौन सा लगेगा। मैं लिख देता हूं यहां पे, कहां पे लिखूं रे, जगह ही नहीं है, इसको इरेज कर देता हूं, इसको ऊपर वाले को इरेज करूं और यहां पे मैं फॉर्मूला लगाऊं। तो ये बनेगा a प्लस बी a माइनस में b, ये बन जाएगा a² माइनस में b²। इस पे मैं इतना ध्यान क्यों लगा रहा हूं, इतना टाइम क्यों लगा रहा हूं पता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, और थोड़ा सा हटके भी है, अलग भी है, क्योंकि कंफ्यूज ज्यादा होते हैं बच्चे। मैंने देखा है क्लास में पढ़ाते वक्त कि ये इस क्वेश्चन को बार बार पूछते हैं। तो a प्लस बी a माइनस में b, a प्लस बी a माइनस में b, a² माइनस में b², ऊपर √6 है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं, नीचे 4 है, ठीक है, लेकिन a यहां पे क्या है, √3 का स्क्वायर, और माइनस में b क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर, और ऊपर क्या आएगा, √3 माइनस में 1, तो ये बन जाएगा, √6 का अंदर गुणा करा देते हैं तो ये बनेगा √6 तिये 18। अरे √6 का गुणा √3 के साथ में, √6 तिये 18 माइनस में, माइनस का साइन है, √1 के साथ में, √6 का गुणा 1 के साथ में √6 अपॉन में, ये बनेगा 4, √3 का स्क्वायर 3 माइनस में 1, √18 को क्या लिख सकते हैं, √18 को लिख सकते हैं 9 गुणा 2, रूट के अंदर 9 गुणा 2 लिख सकते हैं, 9 दूनी 18 ही होते हैं। √9 का मान तो होता है 3, और ये लग जाएगा √2, तो ये तो बन जाएगा हमारे पास में, √18 तो बनेगा 3√2 और माइनस में √6 डिवाइड बाई 3 माइनस में 1 कितना, 2 गुणा 4, 4 दूनी 8, ये आपके पास में इसका राइट आंसर होगा, ये आपके पास में इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, कमेंट करके बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अब चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको 14 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, एफ का मान निकालना है, जबकि आपको माध्य का मान गिवन है, एक्स बार का मान आपको गिवन है। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों का दैनिक जेब खर्च, बच्चों का डेली का जेब खर्च आपको बता रहा है, दर्शाया गया है। इस प्रकार से टेबल में दर्शाया गया है। बच्चों की संख्या 7 है, तो ऐसे बच्चे 7 हैं जिनका जेब खर्च 11 से 13 रुपए हैं, यानी अच्छे बच्चे हैं, ये जेब खर्च कम करते हैं। इसके बाद में 6 बच्चे ऐसे हैं जिनका 13 से 15 के रुपए का जेब खर्च है, 9 बच्चे 15 से 17 हैं, 13 बच्चे 17 से 19 रुपए का जेब खर्च करते हैं, यानी यहाँ पे इसका जेब खर्च बढ़ता जा रहा है, बच्चों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। तो इस प्रकार से आपको एफ का मान याद करना है, जबकि उसका माध्य जेब खर्च निकाले ना तो 18 रुपये दैनिक है, यानी प्रतिदिन 18 रुपये एक बच्चा का कुरकुरा, स्वस्टिक और ये पंजाबी तड़के, इस प्रकार के बहुत सारे अटरम पटरम आते हैं, वो खाता है, तो उसका जेब खर्च आपको बेटा दिया गया है। लेकिन आपको एफ का मान निकालना है, यानी ऐसे बच्चों की संख्या जो 19 से 21 रुपये अपना जेब खर्च करते हैं, इतने ऐसे कितने बच्चे हैं, तो आपको एफ का मान याद करना है। इसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स आई का मान निकालेंगे। सबसे पहले अपन एक्स आई का मान निकालते हैं, तो आपके पास यहाँ पे एक्स आई का मान क्या होगा, इसके बीच का मान होगा, यानी आपके 10 और 13 यानी 12 हो जाएगा, ये आपके पास में 14 हो जाएगा, ये आपके पास में 16, ये आपके पास में 18, ये आपके पास में 20, ये आपके पास में 22 और ये आपके पास में 24 रुपये हो जाएगा। सिमिलरली इसी प्रकार से अगर आप आगे निकालते हैं यू आई का मान, आगे क्या निकालते हैं, यू आई का मान निकालते हैं, तो यू आई का मान निकालते हैं, तो ये क्या है यू आई, और यू आई इज इक्वल टू है एक्स आई माइनस में ए अपॉन में एच, एक्स आई माइनस में ए अपॉन में एच होता है एक्स आई यू आई का मान। ए यहाँ पे कल्पित मान होता है, क्या होता है कल्पित मान। आपके पास में कल्पित मान कौन सा आएगा, कल्पित मान यानी बीच का मान मान लेते हैं। कल्पित मान ए का मान आपने मान लिया कितना, कल्पित मान बेटा आपने मान लिया 18, कितना मान लिया 18। एच का मान कितना चल रहा है, 11 से 13 के बीच का डिफरेंट कितने का है, 2 का है। एच का मान कितना चल रहा है, 2 का डिफरेंट चल रहा है। तो अगर अपन करें कि 12 माइनस में 18, मैं लिखना चाहूंगा 12 माइनस में 18 बटे 2, तो ये बनेगा माइनस का 6/2, और माइनस के 6/2 यानी माइनस का कितना आएगा बेटा, माइनस का आएगा 3, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2, 3, 1, 2 और 3। इसका भी सम कर लेते हैं, इसका भी सम हमें चाहिएगा, और अपन यहाँ पे क्या करते हैं, अब इनका आपस में दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। टेबल अच्छे से बनाना आता होगा, गलती के चांस कम करिएगा यहाँ से। अब एफ आई यू आई तो गुणा कर दीजिएगा, 7 × 21, यानी ये इसके अंदर ही ले लेते हैं, ये इसके अंदर ही ले लेते हैं। माइनस का 3 आया, मैंने सॉल्व करके दिखाया। तो आपको ये खाना है जो यू आई का थोड़ा बड़ा लेना है, ठीक। आपकी कॉपी बहुत बड़ी होगी, आपने पहले ही पैसे दे दिए उनके, तो ये हो जाएगा माइनस के 7 × 21, 6 दूनी 12, माइनस के 12 हैं, 9 एकम 9, 0 9 होगा, और ये 13 0 बनेगा। एफ का मान एफ का गुणा 1 के साथ में एफ ही बनेगा, नो टेंशन। यहाँ पे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और ये कितना होगा 4 × 12, 4 × 12। अब सम ये इसका ऐड कर लेते हैं, क्या, माइनस का प्लस का कितना है, प्लस के 12 है, माइनस के 12 कट गया है, छोड़ो इसको। तो ये कितना है आपके पास में, माइनस के 9 है, प्लस के 10 है, प्लस के 10 है, तो प्लस का 1 बचेगा, प्लस का 1 21 में से निकाल देते, तो यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस का 20, और ये प्लस का एफ है, तो ये अपन लिखेंगे सिग्मा एफ आई यू आई, यानी एफ माइनस में 20, प्लस का तो एफ है, माइनस का 20 है, इसको जोड़ लेते हैं। 7 और 6 13, 13 और 9 कितने हो जाएंगे, 13 और 9 22, ठीक है क्या, 22। इसके बाद में 22 और 13, 22 और 5 को जोड़ लेते हैं, कितना होता है 27, 27 और 4 31, 31 और ये 4 बनेगा हमारे पास में 13, 31 और 13 को जोड़ लेते हैं, कितना आता है 4 और 4 44।
और ये बनेगा हमारे पास में सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 44 प्लस में एफ, 44 प्लस में एफ। कई बार बच्चे जल्दबाजी में 44 एफ कर देते हैं। कितना कर देते हैं? 44 एफ कर देते हैं। तो ये ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। आप उस बच्चों में भर्ती नहीं है तो 44 एफ करते हैं। अब बेटा अपन जानते हैं इसका पग विचलन विधि अपन ने यूज की है, तो पग विचलन विधि से अपन एक्स बार निकालना जानते हैं। ए प्लस में सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई इन टू एच। एक्स बार का मान दिया गया, जेब खर्च करते हैं 18 रुपये। ए का मान आपने कल्पित मान माना था, अभी ए का मान, ये ए है, बै मत कर देना, बीच में एक डंडा सा लग गया। ए का मान कितना है? 18 प्लस में सिग्मा एफ आई यू आई का मान कितना है? एफ माइनस में 20 डिवाइड बाई सिग्मा एफ का मान क्या है? 44 प्लस में एफ कितना है? 44 प्लस में एफ इंटू 2, प्लस का 18 इस साइड ले जाओ, तो ये 18 माइनस में 18 माइनस में 18, 2 का गुणा अंदर कर दो, 2f माइनस में 20 दूनी 40, दोनों के साथ में होगा। अरे बेटा दोनों के साथ में करेंगे 2 का गुणा, तो 2f माइनस में 20 दूनी 40, अरे लिख जा, माइनस के 40 अपॉन में 44 प्लस में f। 18 में से 18 जाएंगे, कितना बचेगा? 0 बचेगा। कितना बचेगा? 0 बचेगा। तो अपन लिख सकते हैं क्या? 2f माइनस में 40 अपॉन में 40 प्लस एफ इजिकल टू 0। तो ये यहां पे हो जाएगा, इस साइड जाएगा, 44 प्लस में एफ इस साइड जाएगा, 0 की तरफ जाएगा, गुणा भाग में है, गुणा में चला जाएगा। 0 तो क्या है? हीरो को भी 0 बना देता है। तो यहाँ पे 2f माइनस में 40 इजिकल टू 0 गुणा 44 प्लस में f इजिकल टू 0, माइनस का 40 इस साइड ले जाइएगा, तो 2f इजिकल टू माइनस के 40 इस साइड जाके बनेंगे प्लस के 40। कितना बनेंगे? प्लस के 40 बनेंगे। तो 2f का मान नहीं, f का मान लेके आना है, तो f का मान आएगा 40/2। 40 में 2 का भाग लगा देते हैं 20 इज द राइट आंसर। 20 आपके पास में इसका क्या आएगा? राइट आंसर आएगा। कोई दिक्कत है क्या? कोई इश्यू लगा इस क्वेश्चन में? यूआई से करोगे तो कैलकुलेशन छोटी हो जाती है, ये काम, ये अपना सिस्टम है वो सही हो जाता है। अगर आप डायरेक्ट मेथड से करना चाहेंगे तो डायरेक्ट मेथड में क्या है? एफ आई सिग्मा एफ आई एक्स आई का मल्टीप्लाई थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए इस मेथड को मैं ज़्यादा प्राथमिकता देता हूँ। इस मेथड से आपको करना है, कीजिएगा नोट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। इसमें आपको एक टेबल दी गई है, यानी दैनिक आय रुपए में दी गई है, श्रमिकों की संख्या आपको दी गई है। अब यहाँ पे तोरण खींचते हैं, जैसे कि 14.4 में आपके क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, उसमें अपन को तोरण खींचना है, ग्राफ बनाना है। उसके लिए आपको बिंदुओं को बताना है। इसमें क्या करना है? बिंदुओं को बताना है। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि निम्नलिखित किसी बंटन किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक आय दर्शाता है। अब ये 50 श्रमिक है, उनकी दैनिक आय दर्शा रहा है ये बंटन। उपयुक्त बंटन को एक कम प्रकार के, क्या दिया गया है? एक कम प्रकार के सीएफ संचयी बारंबारता बंटन में बदलिए और ग्राफ पेपर पर आलेखित करने वाले सभी बिंदुओं को लिखिए। यहाँ पे ग्राफ नहीं बनाना है, अपना 2 नंबर का क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, इसने बिंदु बिंदु पूछे, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले अपन इसको सीएफ में कन्वर्ट करते हैं, संचयी बारंबारता में। तो ये हमारे पास में 12, ये बनेंगे 26, ये बनेंगे 34, ये बनेंगे 40 और ये बन जाएंगे हमारे पास में 50। कितना बनेगा? 50 से कम प्रकार के, 120 से कम, 140 से कम, 160 से कम, 180 से कम और 200 से कम। तो बिंदु क्या हो जाएंगे? बिंदु होंगे बेटा, सीएफ को साथ में लेना है। पी बिंदु हो गया कि 120 से 12, बिंदु हो गया क्यू, क्यू के निर्देशांक हो गए 140,26। पी क्यू आर बिंदु के निर्देशांक आप दे दीजिए 160,34 और पी क्यू आर एस बिंदु के निर्देशांक हैं 180,40 और ये पी क्यू आर एस टी बिंदु के निर्देशांक दे दिया आपने 200,50, 200,50 हैं। ये आपके पास में 5 बिंदु आए, यानी 100 से कम का मीन्स क्या है? 120 से, 140 से कम 100,
और से अधिक यानी 100 से अधिक यानी 100,12, 120,26 इस प्रकार से लेते हैं। लेकिन इसने क्या बोला है, से कम यानी ये आगे वाला नंबर आपको लेना है और इस साइड आपको क्या लेना है, CF लेना है। ये समझ में आया। आगे एक क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का है, प्रायिकता का है और पेन वाला क्वेश्चन है कि 144 बॉल पेन के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब हैं और शेष अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छा एक पेन निकाल के आपको देता है। आपकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे? आप वह पेन खरीदेंगे तो अपन तो भैया पैसे दे के खरीद रहे हैं, तो अपन कोई गलत चीज थोड़ी ना खरीदेंगे, अपन तो सही वाला और सुंदर दिखने वाला पेन खरीदेंगे। आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, खराब पेन अपन क्यों खरीदेंगे? और दुकानदार क्या करेगा, इसको बेचना चाहेगा और अपन इसको नहीं खरीदेंगे। तो इसकी प्रायिकता बतानी है। सबसे पहले देखिएगा कुल पेन कितने हैं, 144, खराब पेन कितने हैं, 20, तो अपन लिखेंगे सही पेन। सही पेन कितने हैं, सही पेन हो जाएंगे 144 माइनस में 20 इज इक्वल टू 124 पेन। कितने होंगे, 124 पेन हो जाएंगे। समझ में आया? आप वह पेन खरीदेंगे तो हम पहले की प्रायिकता, आपको प्रायिकता बतानी है पहले की। आप वह पेन खरीदेंगे यानी पेन खरीदने की प्रायिकता, पेन खरीदने पेन खरीदने की प्रायिकता को PA से डिनोट कर दिया। पेन खरीदने की प्रायिकता को PA से रिप्रेजेंट कर दिया, यानी अच्छे पेन होंगे। तो अगर अच्छे पेन कितने हैं, 124। अगर इसमें से कोई दुकानदार निकाल के लेके आता है, यानी संभावित परिणाम कितने हो सकते हैं, 124 बटे कुल परिणाम कितने हैं, 144। भाग लगा दीजिएगा, इसको काटेंगे कितने से कट जाएगा, 2 से काट दो। चलो आपको काट के बता देता हूं, 2 से काटेंगे बेटा, 124 को 2 से काटेंगे 6 और 2 दूनी 4, 62। इसको 2 से काटेंगे तो 7 दूनी 14, 2 72 और इसको 2 से काटेंगे 31 दूनी 62 और हमारे पास में आएगा 36 दूनी 72। तो इसकी प्रायिकता आएगी 31 बटे 36। सेकंड नंबर है पेन, आप पेन नहीं खरीदेंगे तो पेन नहीं खरीदने की प्रायिकता, पेन नहीं खरीदने की प्रायिकता को PA के बार से रिप्रेजेंट करते हैं। पेन नहीं खरीदने की प्रायिकता PA को बार से रिप्रेजेंट करते हैं। या तो अपन ये कर सकते हैं 1 माइनस में PA, या तो अपन ये कर सकते हैं कि 1 माइनस में PA, या अपन ये कर सकते हैं कि पेन नहीं खरीदेंगे तो कौन से पेन होंगे, वो नहीं खरीदेंगे, खराब पेन होंगे। और खराब पेन कितने हैं, 20 पेन हैं, तो 20 बटा 144 कर दीजिएगा, या बेटा 1 में से घटा दीजिएगा, जो मर्जी आपकी कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे 1 में से घटा के बताता हूँ। तो 1 माइनस में 31 बटा PA का मान कितना है, 31 बटे 36, एलसीएम कितना आएगा, 36 आ गया। यहाँ पे 36 माइनस में 31 कितना बच गया, 5 बटे 36। या आप ऐसे करते हैं, खराब पेन आएंगे 120 और खरीदेंगे, टोटल पेन कितने 144, इसको काट देते हैं, 4 से काटेंगे तो 4 से काटेंगे तो 36 चौके और 4 पंजे 20 यानी 5 बटे 36 ही आएगा। इसका राइट आंसर कितना आएगा, 5 बटे 36 आएगा। तो जो भी आपकी मर्जी, आप कैसे करें, ठीक है। पेन खरीदने की प्रायिकता ये आ जाएगी, पेन नहीं खरीदने की प्रायिकता आपके पास में 5 बटे 36 आ जाएगी। तो आज की क्लास में अपन ने 16 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ठोक दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगी घंटी को दबाएं ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिएगा आज चलते हैं, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।